हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी। एंड आज की जो हमारी टॉपिक है, द टॉपिक विच वी आर बिगिनिंग टुडे, दैट इज द स्टेलर एवोल्यूशन। स्टेलर एवोल्यूशन को नट सेल और बहुत इजी टर्म्स में बताऊं मैं आपको, तो इस वीडियो के अंदर आप ये समझोगे कि जो स्टार है पर्टिकुलर, वो एक पर्टिकुलर स्टार बनता कैसे है और वो अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल में किन किन फेज से गुजरता है, किस फेज को हम क्या बोलते हैं, और एक प्रोक्सिमिक जो स्टार होता है वो किस किस एंगल पे अपने आप को अकॉर्डिंग टू इट्स फेज बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी, हम पैदा होते हैं, यूथ फेज में जाएंगे, उसके बाद हम ओल्ड फेज में जाएंगे, इवेंचुअली वी डाई। द सेम थिंग हैपेंड विद द स्टार और एनी पर्टिकुलर थिंग इन अ सेलेस्टियल यूनिवर्स। यूनिवर्स में कुछ भी होता है तो वो पहले बनता है, फिर बड़ा होगा, उसके बाद वो डेथ एंड मतलब ओल्ड एंड इवेंचुअली डेथ। सिमिलरली आवर स्टार ऑल्सो गोज विद द सेम प्रोसेस। पहले वो उसका बर्थ होगा, फिर वो अपने मेन सीक्वेंस में जाएगा, फिर वो अपने ओल्ड एज में जाएगा, इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाएगी, और डेथ के बाद जो बचे हुए रेमिनेंट्स होंगे, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जनरली कभी आपने सोचा हाउ अ स्टार इज फॉर्म्ड, एक सितारा बनता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, वी आर एट द प्लैनेट ऑफ अर्थ, हमारा जो सबसे करीबी सितारा है दैट इज सन, राइट? तो कभी सोचा आपने कि सन बना कैसे? व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच दिस स्टार इज क्रिएटेड? सो इस स्टार फॉर्मेशन के बारे में बताने के लिए देयर वाज अ ज्योग्राफर, हिज नेम इज इम्यूनल कांत। द कांत हैज गिवन अ थ्योरी दैट इज कॉल्ड एज नेबुलर हाइपोथेसिस, एंड लेटरली दिस थ्योरी वाज रिवाइज्ड बाय अ पर्सन दैट इज कॉल्ड पेरी लैप्लस। सो दो बहुत बड़े फिलोसोफर हैं इसमें, एक है इम्यूनल कांत एंड सेकंड इज पेरी लैप्लस। इन दोनों लोगों ने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया कि किस तरीके से एक स्टार फॉर्म होता है। एंड जो स्टार फॉर्मेशन की थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, दैट इज व्हाट इज नेबुला हाइपोथेसिस व्हिच दीस साइंटिस्ट हैव गिवन। अब ये नेबुला होता क्या है? नेबुला कुछ नहीं बल्कि एक डस्ट क्लाउड है स्पेस के अंदर, पर्टिकुलरली एक क्लाउड कह सकते हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा डस्ट है, एंड दिस डस्ट पार्टिकल स्टार्ट कॉम्पैक्टिंग विद ईच अदर। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ ये कॉम्पैक्ट होते रहे विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, और धीरे धीरे उन पर रोटेशन होता गया होता गया होता गया, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पैक्शन जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट थे ये सेंटर ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते लगे ड्यू टू द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। एंड इसी अट्रैक्शन से इवेंचुअली क्या होता है, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट तैयार होता है, एक सेलेस्टियल बॉडी तैयार होती है। फिर इसी सेलेस्टियल बॉडी पे जो इसका सरफेस है, इस सरफेस पे न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत होती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन हीलियम are interacting with each other on the surface of this particular celestial body। और इसी हाइड्रोजन और हीलियम के इंटरेक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज बेसिकली दैट एनर्जी विच यू एक्सपीरियंस फ्रॉम अ सन। तो एक सन बेसिकली सबसे शुरू होता है तो वो एक मॉलिक्यूलर क्लाउड या कह सकते हैं नेबुलर क्लाउड के फॉर्म में होता है। अपने अर्ली फेस में उसको हम प्रोटोस्टार कहते हैं, छोटे सितारे होते हैं ये, जहां पे बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट क्लाउड्स होते हैं, फिर आपस में कॉम्पैक्ट होने की तैयारी में होते हैं, सेंटर में अट्रैक्ट होते हैं। ये पर्टिकुलर प्रोसेस है। जब एक स्टार ओपन क्लस्टर के बाद फॉर्म होता है तो इवेंचुअली देखा जाता है कि वो स्टार कितनी ज्यादा मास का है, मतलब वो स्टार कितना बड़ा है और उस पर कितना फ्यूल अवेलेबल है। अगर कोई स्टार बहुत बड़ा है तो उसे कहते हैं हम मैसिव स्टार। मैं बहुत एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पे लेके नहीं जाऊंगा आपको, बट सिंपली आई एम टेलिंग इफ एनी पर्टिकुलर स्टार इज हैविंग इमेंस एनर्जी विद हेवी मास, दैट पर्टिकुलर स्टार इज कॉल्ड एज मैसिव स्टार। अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा सन होता है जिसकी एनर्जी जो पर्टिकुलरली होती है बहुत कम के बराबर ना होके बट मीडियम कह सकता हूं या मीडियम से थोड़ी सी कम कह सकता हूं, दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज अ लो मास स्टार, जस्ट लाइक आवर सन। हमारा सन एक लो मास स्टार है। एंड लास्टली एक होता है जो बहुत माइन्यूट सितारे होते हैं, बहुत माइन्यूट उनमें मास होता है, दैट इज इवेंचुअली कॉल्ड एज ब्राउन ड्वार्फ। सो पर्टिकुलर एक सन जो है अपनी पर्टिकुलर स्टार्टिंग के लाइफ में अकॉर्डिंग टू इट्स मास वी स्टार्ट कॉलिंग देम मैसिव स्टार और द लो मास स्टार, और या फिर ब्राउन ड्वार्फ। तो बर्थ फेस में या तो वो क्लाउड होगा, या तो प्रोटोस्टार होगा, या तो वो ओपन क्लस्टर होगा, बट जब वो पैदा हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू इट्स एनर्जी इट विल बी कॉल्ड एज ईदर मैसिव स्टार, ईदर लो मास स्टार और ब्राउन ड्वार्फ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद जब सितारा बहुत बड़ा होता है, पहले हम इस साइकिल को कंप्लीट करते हैं। जब एक सितारा बहुत बड़ा होता है, बहुत मैसिव स्टार होता है, तो वो जब अपने ओल्ड एज में जाता है, मतलब वो जब अपने पूरी हीलियम एंड हाइड्रोजन पूरे न्यूक्लियर फ्यूल को अब यूज कर लेगा, तो एंड में जब वो पहुंचेगा तो एंड में वो धीरे धीरे एक्सपेंड करना शुरू करेगा। व्हेन स्टार्ट एक्सपेंडिंग इट, a high massive star will change into red supergiant, और यही रेड सुपर जाइंट जाके बाद में ब्लास्ट हो जाएगा। when this red supergiant get blast then it will called as a supernova, a type 2 heavy supernova कहलाएगा। और जो सुपरनोवा के बाद का रेमिनेंट बचा हुआ होता है, जो अवशेष होता है, या तो वो स्पेस में ऐसे यूनिवर्स में ऐसे घूमता रहेगा, या फिर हो सकता है कि सुपरनोवा के बाद
आपका जो सन है वो पर्टिकुलर दो फेज से गुजरेगा। अगर उसमें बहुत ज्यादा इमेंस एनर्जी है तो वो खुद में ही कोलैप्स हो जाएगा, समझ रहे हो ना। एक सन की अपनी ही ग्रेविटी होती है, ध्यान समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। एक सन की अपनी ही ग्रेविटी होती है, जब सन उस ग्रेविटी को हैंडल नहीं कर पाता तो वो अपने आप में ही कोलैप्स हो जाता है, अपने अंदर ही कोलैप्स हो जाता है। व्हेन अ सन कोलैप्स विद इन इटसेल्फ, when a star collapses within itself, that particular phase is called as the formation of black hole. That is eventually a Chandrasekhar limit given by Professor Subramaniam Chandrasekhar. For that he also won the Nobel Prize. सही, तो वो क्या बन जाएगा, या तो ब्लैक होल बन जाएगा अगर अपनी खुद की ग्रेविटी में कोलैप्स हो गया। अगर वो अपनी खुद की ग्रेविटी में कोलैप्स होने से बच जाता है, then a high massive star will change into neutron star. Neutron star will change into eventually a pulsar. Neutron star किस में कन्वर्ट होगा, पल्सर में। अब न्यूट्रॉन स्टार क्या है, पर्टिकुलर, अब जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में आपस में इंटरेक्ट करके न्यूट्रॉन फॉर्म करते हैं, और यही फॉर्म्ड न्यूट्रॉन जो होता है इसी को न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। जब ये अपनी एनर्जी पूरी कंज्यूम करने के कगार पे होता है, देन इट बिकम हाईली मैग्नेटाइज रोटेटिंग स्टार। बहुत ज्यादा मैग्नेट फील्ड होता है इसका, बहुत तेज रोटेट करता है, एंड दिस हाई मैग्नेटाइज रोटेटिंग स्टार इज समटाइम कॉल्ड एज पल्सर इन द यूनिवर्स, एंड समटाइम आल्सो कॉल्ड एज द लाइट हाउस ऑफ द यूनिवर्स। तो एक मैसिव स्टार जो होता है वो अपने पूरी लाइफ साइकिल में इससे गुजरता है। व्हाट इफ इट इज आवर सन, अगर वो हमारा सन होता है, दैट इज लो मास स्टार, तो हमारे सन के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जब ये अपना न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर लेगा, पूरा हाइड्रोजन हीलियम आपस में इंटरेक्ट करके अपना पूरा न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर लेंगे, तो ये रेड सुपर जाइंट में कन्वर्ट ना होकर सिर्फ रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू रेड जाइंट, वो सेम प्रोसेस है इनका, ये भी अगर बहुत आ रहा तो ये एक्सप्लोड करके अपने आप को प्लैनेटरी नेब्यूला में कन्वर्ट कर लेगा, एंड आफ्टर प्लैनेटरी नेब्यूला इट कैन फॉर्म द प्लैनेट्स, और इट कैन अगेन रीजनरेट अ फॉर्मेशन ऑफ सन, कुछ भी कर सकता है। बट इवेंचुअली हमारे सन के पास क्या ऑप्शंस है, जो उसका डेथ हो जाएगी जब वो ब्लास्ट कर जाएगा, देन या तो उसके रेमिनेंट बाकी रहेंगे, अगर उसके बचे हुए अवशेष हैं तो दे विल बी कॉल्ड एज सुपरनोवा। लाइक यहां भी सुपरनोवा था, यहां भी सुपरनोवा रहेगा। बट अगर वो सुपर एक्सप्लोड ना करके एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ बढ़ता है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाइट डॉर्फ। व्हाइट डॉर्फ इज नथिंग, ये बेसिकली जब कोई भी लो मास स्टार होता है वो व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट होता है। अगर कोई मेजर मास स्टार होगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन स्टार, एंड इवेंचुअली व्हाइट डॉर्फ क्या होता है, ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये भी अपना न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर चुके हैं, ये भी अपना न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर चुके हैं। अगर अपनी खुद की ग्रेविटी से बच जाते हैं, देन दे विल बिकम अ न्यूट्रॉन और फिर व्हाइट डॉर्फ, अदरवाइज दे विल चेंज इनटू अ ब्लैक होल इवेंचुअली। फिर रहा अपना ब्राउन डॉर्फ, बहुत छोटा है, बहुत जल्दी खत्म होता है, न्यूक्लियर फ्यूल भी जनरेट नहीं कर पाता, सो इट विल नॉट बी रेडी टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सो दिस इज हाउ a life of a sun, a life of a star evolves, particular from birth to main sequence, from main sequence to old age, and from old age to death, and after death there we have remnants. I hope you understand this. This is all I need to tell. कोई भी अगर डाउट हो यू कैन कमेंट, और बहुत इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। देयर इज सो मच कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस, आई एम मेकिंग इट एज मच इजी एज आई कैन मेक इट, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।